साथियों नमस्कार। आज हम धन विधेयक के बारे में बात करेंगे, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत किया गया है। धन विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति की सहमति के उपरांत प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक प्रस्तुत करते समय जब लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा में यह पास हो जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष उस विधेयक के पीछे यह पृष्ठांकित करता है कि यह धन विधेयक है। लोकसभा अध्यक्ष के इस प्रकार के पृष्ठांकित करने के पश्चात धन विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक इस विधेयक को रोक सकती है। राज्यसभा लोकसभा के द्वारा पारित विधेयक से सहमत होते हुए पूरी सहमति से पास कर सकती है, या वो इसमें कुछ संशोधन भी कर सकती है। संशोधन अगर लोकसभा स्वीकार कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो उसके संशोधन को अस्वीकार करते हुए लोकसभा इसे पुरानी स्थिति में, जैसा कि उसने पास किया है, उसी स्थिति में इसको आगे बढ़ा देती है। और ये चूंकि राष्ट्रपति की सहमति से प्रस्तुत होता है, इसलिए पुनः इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने की कंसेंट की जरूरत नहीं रहती है। लोकसभा को धन विधेयक के बारे में एक विशेषाधिकार प्राप्त है और इस धन विधेयक के द्वारा ही सरकार के समस्त खर्चों का प्रबंधन होता है और इसके पास होने के पश्चात सरकार समस्त खर्चे अपने करती है। अनुच्छेद 110 में उन विषयों का वर्णन किया गया है कि जो धन विधेयक की परिभाषा में आते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि इसमें किसी कर का प्रावधान हो। दूसरा बिंदु है कि भारत सरकार के द्वारा कोई धनराशि अगर उधार ली जाती है या उधार चुकता की जाती है। तीसरा है भारत की संचित निधि पर किसी व्यय को भारित घोषित करना। चौथा है संचित निधि और आकस्मिकता निधि में निधियों का संरक्षण करना और उनसे पुनः निधियों से खर्च करना। भारत की संचित निधि एवं लोक लेखा में धन को प्राप्त करना और उस धन की अभिरक्षा करना तथा लेखा बनाए रखना, ये प्रावधान धन विधेयक की श्रेणी में आते हैं। धन विधेयक, हर वित्त विधेयक धन विधेयक होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि धन विधेयक वित्त विधेयक हो। इस प्रकार अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है और धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया में लोकसभा को विशिष्ट अधिकार प्राप्त है।